बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्हें जितने हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं तो इनके तकरीबन 3 तरह के केमिकल फार्मूले होते हैं। एक हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आप देखिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इट शोज द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ये किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एटम की तादाद या एटम की जो किस्म है वो हमें बताता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हेक्सेन है, तो हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H14। अब C6H14 का मतलब ये है कि हेक्सेन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम और इसी तरह हाइड्रोजन के 14 एटम्स मौजूद होते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हमें किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एटम की तादाद या उसकी काइंड बताता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम मॉलिक्यूलर फार्मूले भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो ज़्यादा यूज़ होने वाले फार्मूला हैं वो है स्ट्रक्चर फार्मूला। अब स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? इट शोज़ द अरेंजमेंट ऑफ एटम। ये आप देख सकते हैं, ये हमें एटम की अरेंजमेंट बताता है कि एटम की तरतीब क्या है, एटम किस तरतीब के साथ आपस में लगे हुए हैं। जैसे ऊपर ये हेक्सेन की एग्जांपल मैंने आपको दे दी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जब इसकी स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, चूंकि ये अल्केन है तो 6 कार्बन की आप चेन बना लें। जैसे ये 1 कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल, सब में सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो 6 कार्बन की ये चेन आप बना लें। और जैसे आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। तो इसका मतलब ये है कि 4 से वो ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। तो जब आप ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू कार्बन को लिंक कर लेंगे, इसके बाद हर एक कार्बन के इर्द गिर्द जो है वो 4 बॉन्ड बराबर कर ले। और जब ये बराबर हो जाए तो इसमें एक एक हाइड्रोजन का एटम इसके साथ लगा ले, तो ये हेक्सेन का स्ट्रक्चर फार्मूला बन जाएगा। ये आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर फार्मूला है इसको हम अगर मज़ीद एब्रीवेटेड फॉर्म में लाते हैं या शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं, तो जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ अगर आप देखें तो 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो इसको हम लिखते हैं CH3। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, CH2 लिखते हैं। इस कार्बन के साथ तो इसी तरह ये CH2 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 और CH3 हो जाएगा। तो ये भी मतलब स्ट्रक्चर फार्मूला है और ज़्यादातर हम ये वाला स्ट्रक्चर फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर इसको आपने मज़ीद शॉर्ट बनाना हो या इसको और मज़ीद शॉर्ट करना हो, तो फिर आप क्या करेंगे कि CH2 के ग्रुप को आप काउंट कर ले। जैसे ये CH2, इसको हम मिथाइलिन भी कहते हैं, तो ये 1 2 3 ये 4 ये 4, तो इसको CH2 होल 4 कर ले, तो C3 फिर आगे बॉन्ड फिर CH2 होल 4 और C3। तो ये भी इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है या इससे ज़्यादा एब्रीवेटेड फॉर्म है। इसके बाद हमारे पास क्या है, लाइन ड्रा फार्मूला होता है। अब लाइन ड्रा फार्मूला में यहाँ पर जब आप स्टार्ट लेंगे, तो ये जो स्टार्ट आप ले रहे हैं ना, ये वाला, ये आपको ज़ाहिर करता है C3, ये C3 को ज़ाहिर कर रहा है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर जो एलिवेशन है या यहाँ पे जो डिप्रेशन है, तो ये एलिवेशन या डिप्रेशन ये किस ग्रुप को ज़ाहिर करते हैं, ये ज़ाहिर करते हैं मिथाइलिन ग्रुप को, CH2 को। ये इसी तरह अगर ये डिप्रेशन भी हो तो ये भी CH2 को ज़ाहिर करता है, तो ये CH2 को ज़ाहिर करते हैं। और इसके बाद जो एंड है वो भी C3 को ज़ाहिर करता है। तो इसी तरीके से आप ये लाइन ड्रा फार्मूला भी लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए इन चीज़ों का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक है अल्काइल ग्रुप। ये आपको नज़र आ रहा है अल्काइल ग्रुप, जिसको हम जर्नली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अल्काइल ग्रुप जैसे आप लोगों ने शायद मैट्रिक में भी पढ़ा हो, तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है? एन अल्काइल ग्रुप इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्केन। अगर आप किसी भी अल्केन में से, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, आप किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन का ग्रुप एटम रिमूव कर ले, ठीक है, तो इसके बाद आपके पास जो ग्रुप हासिल हो जाएगा उसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास अल्केन है मिथाइल CH4,
इसमें से आप देखिए, अगर आप एक हाइड्रोजन इसमें से रिमूव कर ले तो इसके बाद फिर ये अल्केन नहीं रहता, ये ग्रुप ऑफ एटम बन जाता है। यानी यहाँ एक हाइड्रोजन जो था वो मैंने रिमूव कर लिया। तो इसी तरह मीथेन से, ये मीथेन है, आप देख रहे हैं मीथेन है, इससे अगर आप हाइड्रोजन रिमूव कर ले तो इससे जो अल्काइल ग्रुप बनता है इसी को मीथाइल कहते हैं। ये मीथाइल बन जाएगा, क्या मीथाइल बन जाएगा। इसके बाद आप देखिए ईथेन है, ईथेन को हम लिखते हैं C3H3। आप पहले लिखे या बाद में लिख के इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। फिर आगे C3, ये ईथेन है। ये क्या है? ईथेन। इसमें से अगर आप हाइड्रोजन पहले वाले कार्बन से भी निकाल सकते हैं, दूसरे वाले कार्बन से भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप दूसरे वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल ले तो ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा? इथाइल बन जाएगा। तो ईथेन से क्या बनता है? इथाइल। इसको अगर आप कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं तो C2H6। अगर आप इसको अल्काइल ग्रुप की फॉर्म में लिखते हैं तो C2H5 भी लिख सकते हैं। तो ये इथाइल का ग्रुप होता है। अगला आप देखिए हमारे पास कंपाउंड कौन सा है? प्रोपेन। प्रोपेन 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 का क्या फार्मूला होता है? C3 सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर आगे CH3। इसको अगर आप देखें तो प्रोपेन में से दो किस्म के अल्काइल ग्रुप बन सकते हैं। अगर आप इस शुरू वाले कार्बन से या आखिरी कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकाल ले, जैसे अगर आप यहाँ से निकाल ले या यहाँ से निकाल ले, शुरू वाले कार्बन से यानी टर्मिनल कार्बन जिसको हम कहते हैं, या आखिरी कार्बन से, तो एक अल्काइल ग्रुप हमारे पास ये बन जाएगा। जैसे अगर आप आखिरी कार्बन से निकाल लें तो C3, फिर आगे CH2 और इसके बाद फिर CH2, और यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन रिमूव कर लिया। इसको कहते हैं एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल। और इसी तरह अगर आप इस मिड वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालें, यहाँ से आप एक हाइड्रोजन निकाल लें, तो इससे जो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा C3, फिर आगे CH और फिर C3। जब आप मिड वाले से निकालेंगे ये फिर यहाँ से अटैच होगा, तो इसको आइसो प्रोपाइल कहते हैं। तो इसी तरह जो हमारे पास प्रोपेन है, इससे हम दो किस्म के अल्काइल ग्रुप हासिल करते हैं। टर्मिनल कार्बन से निकालेंगे शुरू वाले या आखिरी कार्बन से निकालेंगे तो एन प्रोपाइल बन जाएगा। अगर आप दरमियान वाले से निकालेंगे तो फिर इससे आइसो प्रोपाइल बन जाता है। तो प्रोपेन से हम दो तरह के अल्काइल ग्रुप जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक हमारे पास है ब्यूटेन। अगला जो अल्केन है ना वो है ब्यूटेन। ब्यूटेन, जैसे आप जानते हैं कि ब्यूटेन का फार्मूला क्या है? C4H10। लेकिन ब्यूटेन के फिर दो आइसोमर्स होते हैं, 2 आइसोमर्स हैं। एक हमारे पास ब्यूटेन है एन ब्यूटेन, ये आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, वैसे आइसोमेरिज्म का टॉपिक आ जाएगा तो उसमें ये आपको फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये आपने पढ़ा भी होगा। जब हम बिल्कुल सीधी चेन में, स्ट्रेट चेन में कार्बन और कार्बन के एटम लिख लेते हैं तो इसको एन ब्यूटेन कहते हैं। एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन से हम दो ग्रुप बनाते हैं। अगर आप टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन ख़त्म कर ले, शुरू वाले से या आखिरी से, यानी यहाँ से निकाल ले या यहाँ से निकाल ले, तो इससे जो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा C3 CH2, फिर आगे CH2, इसके बाद फिर CH2 और यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल लिया।
तो ये हो जाएगा एन ब्यूटाइल। ये क्या हो जाएगा? एन ब्यूटाइल हो जाएगा। अगर आप यूं कर ले कि दरमियान में से ये जो दो कार्बन है इनमें से आप एक हाइड्रोजन निकाल ले, तो इससे बन जाएगा C3CH। अगर आप यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं फिर CH2 और आगे CH3, तो ये क्या बन जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल बन जाएगा। तो इसी तरह इससे हम दो अल्काइल ग्रुप बनाते हैं। एक हमारे पास एन ब्यूटेन है, तो एन ब्यूटेन में आप देखें, अगर आप टर्मिनल कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर ले, जैसे मैंने आखिरी कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर लिया, तो ये एन ब्यूटाइल है। और इसी तरह अगर आप दरमियान वाले से एक हाइड्रोजन निकाले तो ये कौन सा बन जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल बन जाएगा। अब आप नेक्स्ट चीज ये देखें कि अगर हमारे पास है टर्शरी ब्यूटाइल, कौन सा? आइसो ब्यूटेन है हमारे पास। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि आइसो ब्यूटेन हम यूं लिखते हैं C3CH, फिर ऊपर C3 और यहां पे C3। ये क्या है? आइसोब्यूटेन। जैसे एक एन ब्यूटेन है आइसोमर और एक आइसोब्यूटेन होता है। अगर इस आइसोब्यूटेन में से आप इस कार्बन से, टर्मिनल कार्बन से, यहां से या यहां से एक हाइड्रोजन निकाल ले, जैसे अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन कम कर लूं इस वाले कार्बन से, तो इसको क्या कहते हैं? आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल होता है। और इसी तरह अगर आप इस दरमियान वाले कार्बन से ये हाइड्रोजन निकाल ले, यहां से एक हाइड्रोजन आप कम कर ले, जैसे अगर आप यहां से एक हाइड्रोजन निकाल ले, तो इसको टर्शरी ब्यूटाइल कहते हैं। क्या? टर्शरी ब्यूटाइल। तो बुनियादी तौर पर हमारे पास जो आइसोब्यूटेन से अल्काइल ग्रुप बनते हैं उसमें से एक आइसोब्यूटाइल होता है। अगर आप इस कार्बन से, इस वाले से या इससे एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो ये आइसोब्यूटाइल बन जाएगा। और इसी तरह अगर आप दरमियान वाले से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल बन जाएगा। तो यही अल्काइल ग्रुप जो है ये फिर आगे हम नॉमेनक्लेचर में यूज़ करेंगे और इसी के मुताबिक जो है वो हम नेमिंग करेंगे अल्केन की या नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब मैं आपको नॉमेनक्लेचर के कुछ बेसिक रूल बता देता हूँ कि नॉमेनक्लेचर क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने का जो सिस्टम होता है इसी को हम क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इससे हम क्या करते हैं? नॉमेनक्लेचर से नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाम देते हैं या इसकी मदद से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। इसके हमारे पास दो सिस्टम होते हैं। जैसे एक सिस्टम हमारे पास होता है कॉमन, या इसी को हम ट्राइवाइल भी कहते हैं और ट्राइवाइल। अब कॉमन सिस्टम ये होता है कि ये नाम हम बगैर किसी रूल के देते हैं, इसके कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होते। जस्ट हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्स है, सोर्स
उसकी बेस पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम जो है वो देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एसिटिक एसिड, ये कॉमन नेम है, एसिटिक एसिड ये कॉमन नेम है। अब एसिटिक एसिड को ये नेम क्यों दिया गया है? ये एसिटिक का वर्ड निकला है एसेटम से, और ग्रीक लैंग्वेज में एसेटम का मतलब क्या है? विनेगर, क्योंकि ये विनेगर में पाया जाता है या विनेगर से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है या उसमें मौजूद होता है। तो ये एसिटिक एसिड चूंकि इसके सोर्स की वजह से, विनेगर की वजह से इसको ये नाम, या एसेटम की वजह से इसको ये नाम दिया गया है, तो इसी वजह से एसिटिक एसिड जो है वो एक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नाम है, क्योंकि ये जस्ट सोर्स की बिना पर इसको दिया गया है। और इसका फार्मूला जैसे आप जानते हैं C3COOH है, तो ये एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम होता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा सिस्टम होता है आयुपिक, IUPAC, आयुपिक सिस्टम जिसको हम कहते हैं। आई का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल। यू का मतलब यूनियन, यू का मतलब क्या है? यूनियन है। पी का मतलब प्योर, ए का मतलब क्या होता है? अप्लाइड, और सी का मतलब क्या है? केमिस्ट्री। आयुपिक बेसिकली पूरी एक इंटरनेशनल बॉडी है। तो केमिस्ट्री के अंदर जो भी रिसर्च वर्क होता है या केमिस्ट्री के अंदर जो भी पब्लिकेशन वगैरह होती है या जो भी रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, तो उन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड जो है वो आयुपिक वालों के पास मौजूद होता है। तो एक हमारे पास, चूँकि ये एक इंटरनेशनल बॉडी है और इसके मुताबिक जो नाम दिया जाता है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होता है, तो ये आयुपिक सिस्टम के तहत नाम जो है ये हमारे पास ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं। लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये होता है कि अब आप आगे देखेंगे अगले चैप्टर में आपको नज़र आ जाएगा कि हम कॉमन नेम जो है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से ये आयुपिक और कॉमन, ये दोनों तरह की नेमिंग जो है वो हम करते हैं। अब देखिए जो आयुपिक सिस्टम है इसके कुछ रूल्स होते हैं। मसलन ये मैं पहला रूल लिख लेता हूँ, रूल्स फॉर आयुपिक नेमिंग। ये क्या है? रूल्स फॉर आयुपिक नेमिंग। पहला रूल हमें कहता है कि सेलेक्ट द longest continuous chain, select the longest continuous chain। जैसे हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है C3, फिर इसके बाद CH2, आगे ये C3, फिर CH2, और फिर इसके बाद CH2, और फिर इसके बाद CH3। अब देखिए इसमें कंटिन्यूस चेन कौन सी होती है। यहाँ से आप स्टार्ट लें, 1 2 3 4 5 6, इस पूरी चेन के अंदर 6 एटम है कार्बन के। यहाँ से आप देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 है, और इसी तरह यहाँ से आप देखिए 1 2 3 4 5 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा एटम कौन सी चेन में है? इस चेन में है, ये वाली जो चेन है।
इसमें सबसे ज़्यादा एटम है। ठीक है, अब यही कंटिन्यूस चेन आप सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप इसकी सेकंड जो इसका रूल है सेकंड नंबर पे, वो है रूल ऑफ लीस्ट। और ये सिर्फ इसमें नहीं, बाकी में भी इस चीज़ का आप ख्याल करेंगे। रूल ऑफ लीस्ट क्या है? रूल ऑफ लीस्ट ये है कि आप उस साइड से इसकी नंबरिंग कर ले कि जिस साइड से ये वाला जो ग्रुप है जो चेन के अलावा बच जाता है, ये वाला जो ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं। क्या है? सब्स्टिट्यूट। जैसे ये सब्स्टिट्यूट C3 है, मिथाइल है, तो या इसको हम साइड ग्रुप भी कहते हैं। तो रूल ऑफ लीस्ट हमें कहता है कि उस साइड से नंबरिंग करें कि जिस साइड से सब्स्टिट्यूट को सबसे कम नंबर मिल जाए। नंबर द लॉन्गेस्ट चेन from that site from where the substitute gets the least number, उस साइड से आप नंबरिंग कर ले कि जिस साइड से सब्स्टिट्यूट जो है वो उसको सबसे कम नंबर मिल जाए। जैसे इस चेन में आप देखें, आप यहाँ से काउंटिंग करेंगे, यहाँ से तो 1 2 3 4 ये 3 पे आ रहे हैं, इसकी पोजीशन कौन सी 3 पे आ रही है, और 1 2 3 यहाँ से 4 पे आ रही है। तो आप नंबरिंग उस साइड से करेंगे कि जिस साइड से इस सब्स्टिट्यूट को सबसे कम नंबर मिल जाए। मसलन यहाँ 1 है, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 और ये आ जाएगा 6। अब आप देखिए कि 3 पोजीशन पर सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूट को मेंशन कर ले। तो 3 पोजीशन पर कौन सा सब्स्टिट्यूट है? मिथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। हाँ, एक चीज़ का आप ख्याल रखेंगे कि जब आप सब इंग्लिश के लेटर लिखेंगे ने वर्ड और साथ फिगर, तो इसके दरमियान ये हाइफन डालना ज़रूरी है। तो ये 3 मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूट का नाम पहले आ जाएगा। और बाकी पूरी चेन के अंदर कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो पेरेंट नेम इसका है हेक्सेन। बस ये मेन रूल है, इसमें कोई ज़्यादा इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो 3 मिथाइल हेक्सेन जो है वो इसका पूरा नाम बन जाएगा या इसका पूरा नाम होगा। अभी भी ये टॉपिक कंटिन्यू है, यानी ये भी ख़त्म नहीं हुआ। नेक्स्ट लेक्चर जो है, कल वाले लेक्चर में मैं आपको और इसकी नॉमेनक्लेचर के मज़ीद रूल बताऊंगा या तरीक़ेकार बताऊंगा। लेकिन उस वक्त तक इन सारी चीज़ों को आप एक मरतबा दोबारा रिपीट कर लें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।